एनटीएसपी का जो तीसरा टेस्ट हुआ था उसके हम लोग 50 में से 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और अब बचे हुए 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम लोग 3 पार्ट में बनाते हैं कि कम ड्यूरेशन के रहेंगे तो आप लोग देख पाएंगे। हालांकि एक बच्चे ने ये भी कहा था कि इकट्ठे बना दीजिए तो भी अच्छा ही है। तो इकट्ठे बनाने वाले में हमने कुछ बच्चों से और बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 पार्ट में रहता है तो हमको देखने में थोड़ा सही रहता है कि हम एक पार्ट देख लिया, फिर टाइम निकाला दूसरा देख लिया, इस प्रकार से। तो इसीलिए हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में बनाते हैं। आइए 41 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, द फैमिलियर इक्वेशन mg इज इक्वल टू r फॉर अ बॉडी ऑन अ टेबल इज ट्रू ओनली इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ये देखिए रखी हुई कोई मास रखा हुआ है तो इसका वेट लगेगा mg और सरफेस के द्वारा लगने वाला रिएक्शन, जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग R या N कहते हैं। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है ना, रुका हुआ है, इसलिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा और ये इक्विलिब्रियम में रखी हुई बॉडी के लिए सही है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, द इक्वलिटी ऑफ mg एंड r इज बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि थर्ड लॉ ये कहता है कि ब्लॉक टेबल को एक्शन देगा और टेबल ब्लॉक को रिएक्शन देगी, यानी कि ये दोनों इक्वल बट अपोजिट होंगे। यानी कहने का मतलब है थर्ड लॉ है R इज इक्वल टू A, R इज इक्वल टू mg थर्ड लॉ नहीं है, क्योंकि इस डायग्राम में R रिएक्शन है और mg एक्शन नहीं है, बल्कि mg का नाम है फोर्स ऑन ब्लॉक बाई अर्थ और इसका नाम है रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक बाई टेबल या कॉन्टेक्ट सरफेस। तो ये सही लिखा है, पर ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है, और ये भी सही लिखा है, लिखा है और यही न्यूटन का थर्ड लॉ है कि ब्लॉक टेबल को जितना एक्शन देगा टेबल ब्लॉक को उतना ही रिएक्शन देगा। तो बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ब्लॉक्स A और B हैं 5 kg और 10 kg के रिस्पेक्टिवली, और ये एक सरफेस पर रखे हैं और अगेंस्ट अ रिजिड पार्टीशन, एक रिजिड पार्टीशन है ये देखिए, और इसी पर टच करके दोनों ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ये पहला ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। अब जो पहला ब्लॉक है उसको हम लोगों ने 200 न्यूटन का फोर्स लगाकर धक्का दिया, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो पूरे सिस्टम ने इस दीवार को एक्शन दिया, तो इस दीवार ने सिस्टम को तुरंत इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन दे दिया, और फ्रिक्शन होने की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स भी आप लगाइए। क्यों? क्योंकि हम ब्लॉक्स को आगे ढकने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। इस प्रकार से क्योंकि पूरा सिस्टम यहाँ पर रुका हुआ है, इसलिए जो F होगा, राइट फोर्स विल बी इक्वल टू A प्लस फ्रिक्शन। ये देखिए, ये फ्रिक्शन फोर्स हमने शो किया है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये हो गया A प्लस फ्रिक्शन। सो एक्शन विल बी इक्वल टू F माइनस फ्रिक्शन। F की वैल्यू हम लोग रखेंगे, अभी पहले फ्रिक्शन रख दें, म्यू n, और पूरा जो n होगा वो m1 प्लस m2g, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ब्लॉक का कंबाइंड मास अगर हम लेकर चलें, हाँ A और B दोनों का कंबाइन लेकर चलें, तो ये हो गया ब्लॉक A और ये हो गया ब्लॉक B, ब्लॉक पहला वाला और ये ब्लॉक दूसरा वाला। तो दोनों को अगर हम एक ब्लॉक मान के चलें तो पूरा हो जाएगा वेट m1 प्लस m2g, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू m1 प्लस m2g। आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 200 माइनस म्यू की वैल्यू 0.15, m1 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 10 है ना, और g की वैल्यू 10 पुट करके सॉल्व कर लीजिए। तो 200 माइनस ये हो गया
1.5 और ये हो गया 25, सही है, 1.5 एंड 25, तो 200 माइनस 37.0, म्यू की वैल्यू 0.15 है, फोर्स जो हमने लगाया है वो 200 न्यूटन लगाया, जी की वैल्यू 10 हम लेके चल रहे हैं, और m1 प्लस m2 5 प्लस 10 15 हुआ। ये देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये 0.15 ये है, 0.15 तो ये हो गया 1.5, 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद और इंटू 15 है ये, तो ये हो गया 225, 225 पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका हो गया 177.5। ये देखिए थर्ड ऑप्शन सही है, 177.5। ठीक है, आइए आसान क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। सोल्यूशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। दो ब्लॉक्स हैं जो कि सरफेस पर टच करके रखे हुए हैं, 5 kg और 10 kg का मास है दोनों का पिछले क्वेश्चन की तरीके से, और इस पूरे सिस्टम को हम एक फोर्स 150 न्यूटन का लगाकर धक्का दे रहे हैं, तो हमें सिस्टम का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ये देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और एक्सीलरेशन आगे की तरफ होगा, तो इक्वेशन बनेगी F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन m1 प्लस m2a। कंबाइंड सिस्टम मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं। फ्रिक्शन जो कि म्यू एन होगा इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, सो F माइनस म्यू और n की वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरीके से m1 प्लस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, f की वैल्यू 150, म्यू की वैल्यू 0.2, m1 प्लस m2 यानी कि 5 प्लस 10, g की वैल्यू 10 और 5 प्लस 10a। ठीक है भाई, 150 माइनस ये हो गया आपका 2, और ये 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 15a, तो a इज इक्वल टू 120/15, और 120/15 का मतलब हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक पेपर, एक बैलेंस पेपर वो पेपर है जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो जिसमें समय लगे, और उसके एवज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो जल्दी से सॉल्व हो जाएं, जिससे कि आपका स्कोर भी प्रॉपर हो पाए और बहुत टाइम भी ना लगे। A man is standing at the spring प्लेटफॉर्म, स्प्रिंग बैलेंस का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर कोई पर्सन, ये स्प्रिंग बैलेंस है ये देखिए, और इस पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और स्प्रिंग बैलेंस में एक रीडिंग आ रही होगी जो कि रिएक्शन के बराबर होगी। आपको मालूम है ना स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग किसके बराबर होती है, मैन पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है। अब जब ये मैन कूदेगा तो पहले नीचे पुश करेगा, जैसे ही वो, हाँ कूदने के लिए नीचे पुश करना पड़ता है, नीचे पुश करके ही तो कूद पाते हैं। तो अगर हम प्लेटफॉर्म से कूदना चाहते हैं तो पहले हम ऐसे पुश करेंगे तो रीडिंग बढ़ेगी, और जब कूद जाएंगे तो रीडिंग वापस घट जाएगी। तो पहले रीडिंग बढ़ेगी और फिर घट जाएगी, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और स्वाभाविक क्वेश्चन है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और आप बाहर कूदना चाहते हैं तो आप पहले नीचे की तरफ एक्शन देंगे, तो आपको रिएक्शन मिलेगा और तब आप कूद जाएंगे। ठीक है, तो पहले रीडिंग बढ़ेगी और फिर रीडिंग घटेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन पर चल रहा है, और एक्स और टी के साथ जो रिलेशन है वो लीनियर है, जैसे एक्स इज इक्वल टू के टी, और वाई का रिलेशन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए, हालांकि पैराबोला है, तो ना भी लिखा हो तो भी हम पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर y की इक्वेशन लिखी होनी चाहिए, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है,
तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर हमने लिख लिया। और अब हमें पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। तो पहले हम x डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लें। तो dx बाई dt यानी कि ये आ गया k, और फिर x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से आ जाएगा। तो कितना आ गया? 0। x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं होगा। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन में ये ना लिखे होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल नहीं कर पाए। वी वाई विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, तो ये हो गया 2t, और फिर y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन डी वी वाई बाई डी टी, यानी कि ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स MAY, मास आपका 500 ग्राम है, 500 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, और एक्सीलरेशन 2 है, तो ये हो गया 1000 और इंटू 10⁻³ तो ये 3 0 10⁻³ से कैंसिल हो गए, और y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स आ गया 1 न्यूटन। ठीक है ना? किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा? 1 न्यूटन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, सिंपल भी है। A block A of mass m1 rest on horizontal table। एक हॉरिजेंटल टेबल पर एक मास m1 रखा हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद एक स्प्रिंग है यानी कि रस्सी है, और फिर एक पुली है, और एक मास m2 यहाँ पर लटका हुआ है, हैंगिंग है। ठीक है ना? और हमें सिस्टम का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ये कॉन्टेक्ट सरफेस रफ है, यानी कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है ना? हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन निकालने का तरीका मैंने आपको हमेशा से बताया, और वो ये है कि एक्सीलरेशन लिखने का बेस्ट तरीका है एक्सीलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स यानी कि m2g माइनस एक्सीलरेशन को अपोज करने वाला फोर्स यानी कि फ्रिक्शन अपॉन सिस्टम का टोटल मास। ये तरीका लिखने के लिए आपको, अगर दो ब्लॉक हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन बना के दोनों के एक्सीलरेशन को 1 बाई 1 देखना होता है। जब दोनों के एक्सीलरेशन को देखोगे तो पता चलेगा कि कौन सा फोर्स एक्सीलरेशन को सपोर्ट कर रहा है और कौन सा फोर्स एक्सीलरेशन को अपोज कर रहा है। तो ये फोर्स एक्सीलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, ये वाला, और ये फोर्स एक्सीलरेशन को अपोज कर रहा है। उसके अलावा जो m1g है वो ना एक्सीलरेशन को सपोर्ट कर रहा है ना अपोज कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी ना सपोर्ट कर रहा है ना अपोज कर रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन को वर्टिकल फोर्सेस प्रभावित नहीं कर सकते यानी कि ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं ना अपोज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको काम करना है। तो m2g माइनस म्यू एन अपॉन m1 प्लस m2, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं भाई, m1 प्लस m2, तो m2g माइनस म्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना? तो g कॉमन ले लीजिए और एक्सीलरेशन का आंसर आपका आ गया m2 माइनस म्यू m1 g अपॉन सिस्टम का टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं आप लोग, m2 माइनस म्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर हमें मैचिंग करानी है, तो रॉकेट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पे काम करता है। F बराबर ma न्यूटन का सेकेंड लॉ है, और कांटेक्ट फोर्स क्या है बताइए? फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर a का 3 b का 4, ये देखिए a का 3 b का 4 और c का और d का, तो d का क्या होगा? d का होगा 1। यहाँ पर एक करेक्शन, ये देखिए d का होगा 1। ठीक है ना? कर लीजिए आप लोग भी, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा ही छपा हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है छोड़ना पड़ा होगा। और c लिखा हुआ है कांस्टेंट फोर्स, तो यहाँ पर हम
यूनिफॉर्म मोशन की जगह पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर लिख देंगे तो सी का हो जाएगा सेकंड। तो ये हो गया सी का सेकंड। ये अपने पेपर में करेक्शन कर लीजिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऑप्शन मिसप्रिंट हुए हैं और इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों में से कई लोगों को छोड़ना पड़ा होगा। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर कर लो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कांस्टेंट फोर्स अगर लगेगा तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पैदा होगा, यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन पैदा होगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व कराते वक्त चेंजेस करवा दिए हैं। आप लोग अपने पेपर में ये चेंजेस कर लीजिए। हाँ जी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 कर लीजिए। ये दोनों ही करेक्शन है, सी का 2 और डी का 1। और जबकि यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की जगह पर यूनिफॉर्म मोशन की जगह पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करके हम सारे कॉलम्स सारे मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक गलती हुई है भाई। प्लेयर स्टॉप फुटबॉल, एक प्लेयर फुटबॉल को रोकता है और फुटबॉल का मास 0.5 kg है, उसकी वेलोसिटी 10 थी और वो 15 मीटर पर सेकंड से वापस जाता है फुटबॉल टकराने के बाद, और टक्कर का समय 1/50 सेकंड है। तो हमें एवरेज फोर्स फाइंड करना है। तो एवरेज फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन टाइम टेकन। सो P2 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस mv2 और P1 माइनस mv1 अपॉन टाइम टेकन। सो माइनस m हमने बाहर ले लिया, तो v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन। ये माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि फुटबॉल जब पैर से टकराती है और वापस रिबाउंड होती है तो v1 पॉजिटिव, तो v2 कैसा होगा बोलो? नेगेटिव होगा। अब आप मान रख दीजिए 0.5 kg मास है, v2 15 है, v1 माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस हो जाएगा, v1 10 है और अपॉन टाइम टेकन 1/50 है। तो 0.5 इंटू 50 और इंटू 15, 15 और 10 25, 25। हाँ जी 25। तो ये हो गया 25 इंटू 25 यानी कि 625 न्यूटन का एवरेज फोर्स लगेगा फुटबॉल पर पैरों के द्वारा। तो जितना फोर्स फुटबॉल पर पैर लगाएगा, हाँ पैरों के द्वारा फुटबॉल पर जितना फोर्स लगेगा, फुटबॉल भी पैरों पर उतना ही फोर्स लगाएगी। ये है थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ इक्वल बट अपोजिट। माइनस साइन केवल एक्शन और रिएक्शन को शो करता है। जैसे फुटबॉल पैर पर फोर्स लगाएगी राइट की तरफ, तो पैर फुटबॉल पर लगाएगा लेफ्ट की तरफ। तो इसी राइट और लेफ्ट में एक साइन पॉजिटिव होगा और एक साइन नेगेटिव होगा। इसीलिए चेंज इन मोमेंटम वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादातर आंसर नेगेटिव में आता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है और 2 ब्लॉक्स हैं और रस्सी में टेंशन हमको फाइंड करना है। What will be the maximum mass value of block? अच्छा मास फाइंड करना है, ओके मास फाइंड करना है कि so that the block do not move, यानी कि just about to move वाली कंडीशन में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऊपर वाली जो सरफेस है वो स्मूथ है, ये देखिए M1 और यहाँ पर पुली है और ये देखिए M2। आंसर हमको M1 और M2 के फॉर्म में ही बताना है। तो आइए, खींचने वाला बल M2 हो गया, यहाँ पर वेट M2G हो गया, इसका वेट M1G हो गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया और फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। हमें क्या फाइंड करना है? हमें M2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि ब्लॉक चलने ही वाला हो। तो माना कि एक्सीलरेशन नीचे की चलने ही वाला हो, एक्सीलरेशन नहीं चलने ही वाला हो, यानी कि चल रही ना, जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, तो ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में। तो देखिए जो M2 की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि T इज इक्वल टू M2G। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा, रेस्ट में है
तो अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, और ये भी रेस्ट में है तो फॉरवर्ड फोर्स बराबर बैकवर्ड फोर्स, साथ ही साथ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो N बराबर m1g और T इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो T कितना है, T है m2g, ये लिखा हुआ है, T की जगह m2g लिख लीजिए, और फ्रिक्शन म्यू n, तो m2g इज इक्वल टू म्यू और n मतलब m1g। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, m2 हमको फाइंड करना है, g से g कैंसिल करवा दीजिए, म्यू का मान सवाल में दिया होना चाहिए, म्यू का मान 0.2 है और m1 का मान 2 है, तो ये हो गया 0.4 किलोग्राम। ठीक है भाई, 0.4 kg फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन ये भी आसानी से हो जाना चाहिए आपसे। और अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, ग्राउंड पर या टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक पर हम एक फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं, कितने एंगल पर लगा रहे हैं, 60 डिग्री एंगल पर लगा रहे हैं, और एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है, ये mg है, और ये है रिएक्शन फोर्स जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है ना। इस फोर्स की वैल्यू सवाल में, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, फोर्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है कि ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो लेकिन स्लाइड होने ना पाए, जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, स्लाइड होने ही वाला हो लेकिन स्लाइड हो ना। ठीक है, तो आइए हम इस फोर्स के कंपोनेंट कर लें। तो एंगल को देखते हुए देखिए, ये एंगल 60 तो ये भी 60, तो ये कंपोनेंट F cos 60 और ये वाला कंपोनेंट F sin 60 होगा। अब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की इक्वेशन अलग अलग बना लीजिए। पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जो ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकेगा, ये देखिए फ्रिक्शन हमने लगा दिया। तो पहले तो y डायरेक्शन में ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि N इज इक्वल टू mg प्लस F साइन 60। तो मास कितना है, मास है √3 और g की वैल्यू 10 और f हमें निकालना है, और साइन 60 √3/2। ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 10√3 प्लस f√3/2। ठीक है, अब आ जाइए x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में भी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ब्लॉक चलने ही वाला है लेकिन चला नहीं है, यानी कि F cos 60 फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। ये फ्रिक्शन कौन सा वाला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, चलने ही वाला है ना, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाइएगा। ठीक है ना, ये देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन बना हुआ है F और नीचे है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो F cos 60 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू म्यू n, और n की जगह पर म्यू की वैल्यू 1/2√3, म्यू की वैल्यू 1/2 √3, और नॉर्मल रिएक्शन इज 10√3 प्लस f√3/2। ठीक है भाई, और ये हो गया f/2। तो √3 से √3 बाहर ले लिया जाए, ब्रैकेट से √3 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा f/2। इस प्रकार से √3 से √3 कैंसिल हो गया और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है ना सोल्यूशन। तो इस तरीके से f इज इक्वल टू 10 प्लस f/2, तो f माइनस f/2 इज इक्वल टू 10, यानी कि f/2 इज इक्वल टू 10। सो f इज इक्वल टू 20 न्यूटन, f बराबर 20 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस की तुलना में, आज के जो क्वेश्चन थे उनकी तुलना में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अच्छा क्वेश्चन है। तो
अच्छा, एक बात और करनी है। एक बच्चे का व्हाट्सएप आया था कि एनसीईआरटी में हम देखते हैं तो कभी-कभी कोई-कोई क्वेश्चन हमको वहाँ नहीं दिखता है। तो एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी में पेजेज़ में जो लिखा होता है उसके रेफ़रेंस को लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है। अब जो क्वेश्चन दिया गया वो एग्ज़ैक्टली तो वहाँ पर नहीं छपा होगा, लेकिन उससे संबंधित कुछ बातें वहाँ पे छपी हो सकती हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नई एनसीईआरटी के पेजेस से हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पुराने साल की एनसीईआरटी के पेजेस से हैं। तो क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से ही हैं, लेकिन किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी है 2 साल पहले, किसी के पास उसके पहले की है, किसी के पास बिल्कुल लेटेस्ट है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के ही हैं और एनसीईआरटी में उनका रेफरेंस कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। 10 से 15 क्वेश्चन रोज लगाते रहिए, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जैसा कि मैं रोज आपसे कहता भी हूँ जब भी वीडियो बनाता हूँ। थोड़ी धीमे-धीमे काम करते रहिए, तो एक मोबिलिटी बनी रहेगी, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और प्रैक्टिस बनी रहेगी तो स्मूथनेस रहेगी और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे अगर आप रोज़ क्वेश्चन लगाते हैं। और कभी-कभी क्वेश्चन लगाने से वो स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है, जितना होना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ये एवरेज क्वेश्चन आप इतने एवरेज क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, हैप्पीनेस भी ज़्यादा रहेगी और दिन पे दिन आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएँगे। थैंक यू।